So after the completion of technical reforms and institutional reforms, now we are heading to the general reforms. तो जनरल रिफॉर्म्स में हम सबसे पहले बात करें तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ की तरफ हमने ज़्यादा अटेंशन दिया है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ के कम होने की वजह से इंडिया एग्रीकल्चर को गैम्बल ऑफ मानसून कहा जाता है। तो हमने गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ के एक्सपांशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। 1950-51 में हमारी टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का केवल 17% ऐसा था जिसके ऊपर परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन मिलता था, बट आज की तारीख में हमारी 45% एग्रीकल्चरल फील्ड परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन पे आ रही है, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज़ का एक्सपांशन हुआ है। बट अभी भी इसको बहुत कुछ आगे ले जाने की ज़रूरत है क्योंकि आज भी हमारे एग्रीकल्चर मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट एक हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्रेडिट की बहुत प्रॉब्लम है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बहुत प्रॉब्लम है। तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू क्रेडिट फैसिलिटीज़ को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश किया है। आज के करंट डेटा की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं, हमारे जितने भी बैंकिंग सेक्टर के बैंक्स हैं, वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स का अराउंड 72% क्रेडिट इन एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा 1982 में नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराया गया, ये इस्टेब्लिश किया गया, जो कि आज की तारीख में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशनल है रूरल क्रेडिट के तौर पे। आपसे जनरली कोई पर्सन पूछ सकता है कि टॉप मोस्ट बैंक रिजर्व बैंक है, बट अगर आपसे कोई पूछे एग्रीकल्चरल क्रेडिट के सेक्टर में सबसे टॉप मोस्ट बैंक कौन सा है ना, तो आपको नाम लेना है नाबार्ड, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। और इसके बारे में एक पूरा डिस्कशन आपको चैप्टर नंबर 9 रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ have wait for that chapter, but take a name in your consideration. NABARD is the topmost bank in the or institution in the sector of rural credit or agricultural credit. नेक्स्ट इज़ एक हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी फार्मर्स के सामने कि उनको मार्केटिंग या मार्केट फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटेड मार्केट का कंसेप्ट लाए हैं और एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि इनोवेटिव तरीके से लॉन्च किया है। रेगुलेटेड मार्केट के अंदर एक मार्केटिंग कमेटी जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी होते हैं और कॉमन पब्लिक के ऑफिशियल्स भी होते हैं और उस जगह के भी पर्सन्स होते हैं, कॉमन पर्सन्स होते हैं, जो जिस जगह एक रेगुलेटेड मार्केट बनाया जा रहा है। ये रेगुलेटेड मार्केट देखता है कि मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, चाहे उसमें वेट्स एंड मेजर्स हैं, चाहे उसमें प्राइसिंग है, चाहे डिलीवरी सिस्टम है, या जो भी मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ इन्वॉल्व होती है, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, वो प्रॉपर मीन्स से हो। इसका एक ही रीज़न रखा गया ताकि गवर्नमेंट के सपोर्ट से फार्मर्स को मार्केट एक प्रोवाइड हो और वो अपनी एग्रीकल्चरल आउटपुट का अच्छा खासा दाम मार्केट से लेके जाएं और एग्रीकल्चर को एक फ्रूटफुल एक्टिविटी के तौर पे लें। नेक्स्ट इज़ प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। पिछले साल का प्राइस फ्लोर कंसेप्ट आई गेस आपको याद आ गया होगा, जिसमें एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हर ईयर लॉन्च करती है और इसके साथ उनको सबसे पहले मार्केट में ऑफ़र किया जाता है कि आप इस रेट पे मार्केट में बेच सकते हैं। अगर मार्केट इस रेट पे ख़रीदने को तैयार नहीं है तो अल्टीमेटली सीधे आप अपनी फसल गवर्नमेंट को भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये एमएसपी पॉलिसी गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए और उन्हें अपने क्रॉप की करेक्ट प्राइसेस मिल सके, इसके लिए इन्वॉल्व कराई हैं। तो यहाँ आके आपके जनरल रिफॉर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। रिफॉर्म्स 3 टाइप के थे, टेक्निकल रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स एंड लैंड रिफॉर्म्स। आई होप देयर इज़ नो डाउट इनटू दैट, एंड स्टिल एनी डाउट इज़ देयर, एनी क्वेश्चन और क्वेरीज आर देयर, तो प्लीज़ feel free to talk to me over a text or call. How much you are attentive, ये आपकी क्वेरी से ही पता चलेगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज ईगरली। नाउ, जैसा कि मैंने आपको कहा था, अपन इस चैप्टर के एंड में ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक यहाँ पर आ गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन में ग्रीन वर्ड का मतलब है क्रॉप, रेवोल्यूशन का मतलब है स्पर्ट या इंक्रीज। सो ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का सिस्टम एंटर हुआ था, ये 1967-68 में स्टार्ट हुआ था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन कोई एक साल में शुरू होकर ख़त्म नहीं हो गया था। इसका मतलब ये है कि एक हमने प्रॉपर प्लानिंग की, हमने एक
प्रॉपर गाइडलाइन तैयार की और उसके हिसाब से काम शुरू करना शुरू किया। और वो प्रोग्राम 1967 से 68 में शुरू हुआ था और अराउंड 1992 तक हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और इसकी वजह से आज की तारीख में इंडिया में एग्रीकल्चर आउटपुट के सेक्शन में हम बहुत ग्रो कर चुके हैं। देयर वाज अ टाइम कि हमें फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ता था, बट आज की तारीख में हम फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बफर स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं और आज हमारे सामने फूड सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। आज इंडिया फूड ग्रेन के मामले में एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन है ड्यू टू दिस ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 1967-68 में शुरू हुआ था और इसके अगर मैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूं इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करूं तो उनका नाम आता है मिस्टर या प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। So keep this name in mind also. Now, there were 2 phases of green revolution in India. इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन 2 phases या 2 stages में लॉन्च हुआ। पहला स्टेज चलता है मिड 60s से मिड 70s। इस दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया व्हीट और राइस पर। हम सब जानते हैं व्हीट हमारे नॉर्थ इंडिया का प्रोमिनेंट फूड है, राइस हमारे साउथ इंडिया का प्रोमिनेंट फूड है, बट स्टिल ऑल ओवर द इंडिया व्हीट और राइस कॉमनली यूज्ड फूड ग्रेन है। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं पर ध्यान दिया गया, इन 2 फसलों पर, और ऐसे एरियाज़ पे ध्यान दिया गया जहाँ पर व्हीट और राइस ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं या एग्रीकल्चर की जाती है, जैसे पंजाब, तमिलनाडु और आंध्रा। यानी कि 2 मेजर फसलें ली गई और कुछ चुनिंदा स्टेट्स को इन्होंने सेलेक्टेड स्टेट्स को इसके अंदर शामिल किया। जब हम बात करते हैं फेज़ नंबर 2 की, तो फेज़ नंबर 2 मिड 70s से मिड 80s में शुरू हुआ के बीच चला था। अब इसमें जो हमने ऊपर राइस एंड व्हीट के अलावा जितनी भी फसलें थी उन सबको यहाँ पर हमने कैप्चर करने की कोशिश की और भी जो रीजन बच रहे हैं पंजाब और हरियाणा तमिलनाडु के अलावा उनको कैप्चर करने की कोशिश की। यानी फेज़ 1 केवल 2 फसलों और कुछ चुनिंदा स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता था, व्हीट एंड राइस और पंजाब तमिलनाडु आंध्रा। जबकि हमने सेकंड स्टेज जो शुरू किया उसमें मेजॉरिटी ऑफ सारी क्रॉप्स को उठाने की कोशिश की और पूरी कंट्री को एक साथ इसमें लाने की कोशिश की। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स एंड गेन्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। फीचर्स बोले या गेन्स बोले, दोनों वर्ड यूज़ हो सकते हैं। तो very first is coming out as a spurt or increase in crop productivity. Now you can see there is some data given wheat, rice and maize. इनका productivity that is kilogram output per hectare में 1951 में ये टेबल में इधर दे रखा है and 2018-19. Now you can easily see around in case of wheat and rice. In case of wheat, the production is increased by 5 times, productivity is increased by 5 times. In case of rice, productivity is increased by 4 times. It is simply showing that our agriculture is showing a drastic change, a positive change, which is also called structural change. हमने ऊपर एक डिस्कस किया था कि प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत कम थी, अभी भी वो कम है, बट स्टिल हमने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर की है और हम एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन बन रहे हैं। नेक्स्ट इज राइस इन एक्रिएज। एक्रिएज का मतलब होता है एरिया इन कल्टीवेशन। तो HYV सीड्स जो हमने पहले भी पढ़े थे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो हमने पढ़े थे, उसकी वजह से सोइंग यानी बीज को बोने की टाइम और हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई का टाइम, ये दोनों मिनिमम हो गया है या रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब है कम समय में या कम टाइम में आपकी फसल तैयार हो जाती है और किसान क्विकली अपना आउटपुट जनरेट करके अगली फसल को ले सकता है। इसके अलावा हमने यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स शुरू किया है, जिसकी वजह से एक प्रैक्टिस होती है फैलोइंग, वो अब करने की ज़रूरत नहीं होती है। फैलोइंग का मतलब होता है, आपने कई बार सुना होगा, आपके घर पे भी अगर मैच आ रहा होता है तो लगातार आप मैच देख रहे होते हो तो मम्मी आपको अल्टीमेटली इनिंग ख़त्म होने के बाद कहती है थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दो, फिर वापस चला लेना, ताकि टीवी को रेस्ट मिल जाए और वो फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका मैच देखने के लिए तैयार हो। तो फैलोइंग का प्रोसेस भी ये कहता है। फैलोइंग का प्रोसेस ये कहता था कि अगर आप एक ही जगह पर लगातार खेती करते रहोगे तो उसकी नेचुरल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सालों के लिए कहा जाता था कि खेती करना, आपने एक जगह पे खेती कर ली, उसके बाद कुछ साल के लिए इस ज़मीन को खाली छोड़ दो ताकि वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को फिर से गेन करें और कुछ साल बाद आप वापस से आके यहाँ पर खेती कर सकें। तो जब से केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ होने लगे हैं तो अब ये फैलोइंग की प्रोसेस करने की ज़रूरत
नहीं पड़ती हैं। इन 1950-51 टोटल ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज 13 crore हेक्टेयर विच इज़ प्रेजेंटली 19 crore हेक्टेयर, यानी 1950-51 में अराउंड 13 crore हेक्टेयर लैंड के ऊपर खेती हो रही थी, एग्रीकल्चर हो रही थी, और आज की तारीख में वो 19 crore हेक्टेयर हो गया है। तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट the total sowed area या total area under agriculture is also increased. Next is quite simple for you, shift from subsistence to commercial farming. हमने पहले पढ़ा था कि फार्मर्स फूड सिक्योरिटी के लिए या केवल अपने और अपने परिवार के फूड नीड्स के लिए खेती करते थे, बट आज की तारीख में अब उन्होंने खेती को एक कमर्शियल वेंचर के तौर पे या बिजनेस एक्टिविटी के तौर पे लेना शुरू किया है और उनको एक मार्केटेबल सरप्लस मिलने लगी है। तो ये उनके एग्रीकल्चर के अंदर बदलते हुए अप्रोच या आउटलुक को शो करता है और एग्रीकल्चर को आज की तारीख में बिजनेस एक्टिविटी के तौर पर ले रहे हैं।